कहते हैं कला जब पारखी होती है और उसको परखने वाला खुद जो इंसान होता है वो अगर ज़्यादा शिक्षित ना भी हो तो भी वो अपनी कला को जनता तक, आम लोगों तक पहुंचा ही देता है। यहाँ पर हमारे साथ रूमा देवी मौजूद हैं जो कि खुद कम पढ़ी हैं, किसी ट्रेंड वो यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर भी नहीं है, लेकिन हाँ वो फैशन डिज़ाइनर हैं, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं। उन्होंने खुद की ज़िंदगी को ही बेहतरीन नहीं बनाया है, साथ ही साथ अपने साथ में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में रहने वाली हर महिला को वो जो सपना देखती थी घर से बाहर निकलकर उड़ान भरने का, वो उड़ान भरने का उनमें साहस दिया है। तो रूमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। और आप खुद, जैसा कि हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, आप 8वीं तक ही पढ़े हुए हैं और आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं। आपको पता है फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग ज्वाइन करते हैं और आप खुद आज उस पर हैं। कर रहे हैं वो बच्चे हमारे पास में इंटर्नशिप के लिए आते हैं। मैं भी बाड़मेर के राउसर गांव में जन्मी और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था। पिताजी की दूसरी शादी हो गई थी और 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई थी। मैं आगे नहीं पढ़ पाई थी और वहाँ पे घर का काम करना, खेती का काम करना, फिर पानी की कमी थी तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी, पानी लाने का काम करती थी और 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मुझे जब भी टाइम मिलता था तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम है वो हर घर में होता था। वो पहनने के लिए हो, चाहे माँ अपनी बेटी को अपने हाथों से बना के खुश देती हो। जब मेरी शादी हुई तो घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा 8वीं में स्कूल छूट गया था और मेरे हस्बैंड का 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं और ना खेती में इतना काम होता था। बारिश होती तो साल में 3 महीने काम होता, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब 1.5 साल, शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी और वो हम नहीं दिला पाए, उसको नहीं बचा पाए। तब मुझे लगा कि ऐसी ज़िंदगी में जी के क्या करना। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, तो कई नेगेटिव विचार आने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं। लेकिन एक गांव की महिला होने के नाते कभी हम बाहर नहीं गए थे और काम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ तक भी पॉसिबल नहीं था कि किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम भी मिल जाए। तभी मैंने सोचा कि जो मैंने कसीदाकारी का काम सीखा था दादी से, वो उसी से मैं कुछ बैग बनाती हूँ। जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग लेके ज़रूर जाएगी। तो यही सोच के सुई धागा हाथ में लिया, एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास थी नहीं। तो मैं एक बार फिर हिम्मत हार गई। मैंने कहा अब मैं कैसे करूँ, मशीन तो मैं खरीद नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपन अगर साथ में मिल के करें तो ये काम ज़रूर हो पाएगा। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक एसएचजी बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी। आज आप कितनी सारी जो महिलाएं हैं आपके क्षेत्र की, नहीं न जाने बाहर से कौन कौन आपके पास में इंटर्नशिप के लिए बच्चे आ रहे हैं, कितने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट से आते हैं और आज आप उन सब की आइडल हैं। तो आज कैसा महसूस होता है कि हाँ, मैं जो सपना लेकर चली थी मैंने उस सपने को तो साकार किया, साथ ही साथ मैं दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दे रही हूँ। देखिए, हमारे साथ में जो बाड़मेर से जुड़ी हुई 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, पूरे राजस्थान की 44 लाख बहनें हैं और पूरे इंडिया की बात करें तो फिगर पूरे याद नहीं है। लेकिन जो ट्राइबल आर्टिजन हैं उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हम अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और बाकी जो अपनी यहाँ की कला है उसको आदान प्रदान करना, यहाँ की कला दूसरी जगह पे जाके सिखाना, तो हम यहाँ से ट्रेनर भेजते हैं और बहनों को सिखाते हैं। जहाँ नीड होती है, जहाँ बोलते हैं तो यहाँ से मास्टर आर्टिजन जाते हैं और वहाँ की बहनों को भी सिखाते हैं। और पूरे भारत से अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे हमारे पास में आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, वो सीखने के लिए। जो ग्राउंड लेवल से सीख के जाता है वो आगे जाके कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि उनको कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो सारी परिस्थितियाँ देख के आगे निकलता है तो बाकी बच्चों से बेटर ही कर पाता है। रूमा जी, आप में भी बहुत बदलाव आया है। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं 8वीं पास ही हूँ, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई, तो मुझे यकीन है कि आज जितने कॉन्फिडेंस से आप अपने हर एक बात यहाँ पर कैमरे के सामने आप रख पा रही है। पहली बार जब आपने किसी कैमरे को फेस किया होगा उस दिन आपके अंदर झिझक होगी, घबराहट होगी, लेकिन आज आपकी जो भाषा है वो भी पूरी तरह सधी हुई है। तो एक कॉन्फिडेंस दिखते हुए बनता है और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सब बयां कर रही है। देखिए, पहली बार जब मैं कैमरे के सामने थी तो मुझे बुखार आ गया था
क्योंकि इतना डर लग रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे बड़े बड़े मंच पे भी जाने का मौका मिला। जैसे केबीसी में गई थी, अमिताभ बच्चन जी के साथ में बैठ के हमने पूरा दिन बातें की थी। तो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े लोगों के सामने बैठ के मैं कैसे बात करूंगी, लेकिन उन्होंने इतनी सहजता से बात की कि पता ही नहीं चला कि घर के मेंबर है या कोई और है। अब मैं चाहती हूँ बाड़मेर के हो तो आप अपनी जो खुद की जो भाषा है, आपकी जो ज़बान है, आप उसमें कुछ महिलाओं को संबोधित करें कि जिससे वो अपना साहस ना खोए और आप ही की तरह वो भी अपने आगे की उड़ान को बरकरार रखें। मैं मेरी सगली बहनों ने और कहना चाहूँ कि आप हिम्मत न हारे। आपके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति हो, या आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप जटे बैठा हो, घरे बैठा हो। आज को टाइम है सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया के थ्रू भी अपन काफ़ी काम कर सको। जबकि अपनी कला है वह सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचा सको, और अपनी जबकि मार्केटिंग है वह घरे बैठे कर सको, और घर के सदस्यों हेल्प लेन कर सको। तो बिल्कुल और नहीं होचना कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ। जो को भी थोड़े ठीक लगे वो काम आप करना शुरू कर दो, और कभी भी अपनो जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल थे खाली कम पढ़ेड़ा नहीं पण थे ज़्यादा गुणेड़ा भी हो। कहें कि पढ़ने के साथ साथ गुण होने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो सब यहाँ रूमा जी में मौजूद हैं। इनसे हमने बात की, इन्होंने और बच्चियों को भी और महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया है कि जिस तरीके से मैं अपने जीवन की हर एक मुश्किल को पार करके आज यहाँ आप सबके साथ खड़ी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप में वो साहस है तो आप सब भी इसी तरह वो लंबी उड़ान भर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह भव्य तरीके से आज आयोजित हुआ। अभी भी लगभग 1500 बच्चों को और दीक्षा और उनकी डिग्री देने का कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं मानता हूं कि जो 4 पद्मश्री यहाँ पधारे और उनको मानद विश्वविद्यालय ने दिया, आप देख रहे थे कि उन्होंने सभी ने अपने जीवन की शुरुआत और जो दूरी तय करने के बाद मुकाम हासिल किया उसके बारे में बताया। मेरा भी यही उद्देश्य था कि आप जो भारत का एक सम्मान उनको मिला, उस सम्मान कैसे मिला ये हमारे बच्चों के बीच में वो शेयर करते। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं अहमद हुसैन, और हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज बहुत ही फ़ख्र हो रहा है, बहुत ही प्राउड हो रहा है, ख़ास तौर से महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने जो हमें मानद उपाधि पीएचडी सम्मान दिया। ये हमारे लिए हमारा सम्मान नहीं है, ये हमारे गुरुओं का है, हमारे माता पिता का है और संगीत का है। और आप ये दुआ करते रहें कि इसी तरह हम लोग अपने कार्य में, गायन में, अपने रियाज लगन मेहनत के ज़रिए काम करते रहें, ताकि इन उपाधियों की लाज रहे। क्योंकि जब उपाधियां मिलती हैं, अवार्ड मिलते हैं, तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्योंकि आगे जाके अगर काम ख़राब हो जाए उससे बेहतर है रियाज करना, आप लोगों के सामने आते रहना और अपना काम पेश करते रहना। धन्यवाद। हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन शुक्रगुजार हैं हम महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के जिन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। लेकिन ये इज़्ज़त अफजाई हमारी और जिम्मेदारियां बढ़ाती है। हम रियाज करते रहें, इसी तरह लगन मेहनत और जुनून के साथ काम करते रहें, यही आपकी दुआएं चाहिए हमें। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज के इस दिन पर कि महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी के जो कर्णधार हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रोफेसर महेश गुप्ता जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज हमारा कॉन्वोकेशन है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ
पवार सर का एंड जो हमारे एचओडी है महेश गुप्ता सर का। एंड आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई फर्दर एजुकेशन और उसके लिए मुझे इस डिग्री की बहुत ज़रूरत थी और फाइनली मुझे मिल गई है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम राम अर्चना है और मैंने भी MGRP से जर्नलिज्म पास आउट किया है। मुझे भी यहाँ पे डिग्री के लिए आज बुलाया गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गया और मैं पत्रकारिता की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हासिल करना चाहती हूँ और यही मेरी ख्वाहिश है। तो थैंक यू सो मच और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। पद्मश्री से सम्मानित नामी गिरामी हस्तियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ में रानी माचे जी हैं जो कि एक लोक नृत्यांगना है, कर्नाटका से वो बिलोंग करती है। साथ ही साथ हमारे साथ में नेक राम जी भी हैं जो कि कृषि वैज्ञानिक है और उन्होंने किसानों को रसायन के बिना खेती करने के लिए उन्हें जागरूक किया है, उन्हें उस और वो लेकर के गए हैं। और साथ ही साथ MGRP यूनिवर्सिटी के यहाँ पे चेयरपर्सन निर्मल पवार जी भी हमारे साथ है। आज हम सभी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह की जर्नी रही है इनकी। रानी जी, हिंदी और इंग्लिश? ओके, दोनों भी। आप यहाँ आए यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ मानद उपाधि दी गई है तो कैसा लग रहा है आपको? हाउ डू यू फील? वहाँ से चूज करिए ना, वो बहुत खुश होगा। आप जो लोक नृत्य करती हैं उसके लिए आप अपने ही क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी आप मोटिवेट करती हैं, उनको भी सिखाती हैं क्या कुछ? मैं 1984 में स्टार्ट करी है डांस करने को। वो अभी तक 10,000 लेडी गर्ल्स मैं ले लिख देती हूँ, गर्ल्स ओनली, नॉट वुमेन्स, गर्ल्स ओनली। 3 कॉलेज है उधर। किसका पहले मुझे मिलता है वो उनका जोड़ में कर जाते हूँ। एक्चुअली रानी जी की जो मदर टंग है वो कन्नड़ है, तो ये इसलिए हिंदी जो है वो बस किसी तरीके से हम तक हमारी जो इनकी जो दिल की भावना है वो हम तक पहुंचा रही हैं। शब्दों को हम बाकी जोड़ ही लेंगे, हम समझ ही लेंगे। रानी जब छोटी बच्ची थी आप, तब उस बच्ची के मन में कैसे ये ख्याल आया कि मुझे डांस करना है, और क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? मम्मी टीचर होगा स्कूल में, उनका साथ मैं गया था। उधर बच्चा सब भी डांस करता था वो टाइम में। ऐसे ना मुझे समझ गया क्यों मैं भी ज्वाइन करना के होता है। मम्मी जोड़ में डांस कर ले गया, इसलिए मैं करको और यहाँ तक पहुँच गए। हमारे साथ में एक और पद्मश्री नेक राम जी भी हैं। जैसा कि सर आपका नाम नेक है, आपने काम भी बहुत नेक किया है। नेक दिल लोग ही नेक काम अक्सर करते रहते हैं। नेक राम जी, आप कृषि वैज्ञानिक हिमाचल से, कैसे आपके मन में आया कि मुझे किसानों को इस और प्रेरित करना चाहिए कि जो भी फर्टिलाइजर्स और यूरिया इनसे दूर होकर के हम कुछ नेचुरल चीज़ जो है ओरिजिनलिटी है वो बनाए रखें? देखिए, मैं ये सब परमात्मा की कृपा मानता हूँ कि मैं भी अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे भी था कि मैं नौकरी करूँ, मगर वो नौकरी में कई जगह मैंने कोशिश करी और मैं कई जगह ऑलराउंड टॉप किया मैंने, मगर उसके बाद भी वो कैंसिल हो गया इंटरव्यू। और उसके बाद मैं दिल्ली एक यूनिवर्सिटी में कुछ मैंने पढ़ाई करी थी, तो मुझे पता चला जो इतना सारा जो सॉइल एरोजन हो रहा है हिमाचल, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, तो वो मैंने कुछ सीखा था उस पर। तो मैंने अपने गांव में ये शुरुआत करी 1990 के आसपास में।
तो वहाँ क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम था, और वहाँ जितना क्योंकि हमारे जो किसान लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग पशुपालन तो मुख्य व्यवसाय रहा है, और वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ ओवर ग्रेजिंग होता, आग लगती तो फ्लड आते, तो नीचे खेतों तक वो सारा जो मलबा है वो कंकर पत्थर आता, तो बहुत सारा उसमें काम होता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, उसमें चेक डैम लगते, उसमें तारें लगती, कुछ होता, मगर बाद में फिर वो जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो पाता था। तो मैंने ये शुरुआत करी थी 1990 में कि बिना लोगों के सहायता के कुछ नहीं हो सकता। तो शुरुआत मेरी गांव का जंगल बचाने से हुई थी, और उसके बाद जब ये सब सफलता मिल गई तो लोगों को लगा कि कुछ लोगों ने तो कहा कि बहुत अच्छा, मगर कुछ ने कहा कि ये तो पागल हो गया है। और मेरे पेरेंट्स भी मेरे से परेशान थे उस वक्त कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके जाके नौकरी करे। तो मैं तो वो गांव में मीटिंग करना, लोग गाली दे रहे थे सब, परंतु मुझे एक धुन थी कि मैं देखता हूँ कैसे मैं जो हमारा जो सॉइल एरोजन इतना हो रहा है उसको कैसे हम लोग ये अपना उसको बचाएं। तो पानी सूखता जा रहा था, बहुत सारे जितने हमारे स्प्रिंग वाटर है, तो वो सब मेरे मन में था एक। तो वो जब सफलता मिल गई बहुत बढ़िया से, तो लोगों ने बहुत ने अच्छा भी कहा। उसके बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हमारे यहाँ पर जो ये हमारे परंपरागत अनाज है, इसको मिलेट्स कहा जा रहा है, तो हमने उसका नाम तब रखा था अद्भुत अनाज, कि उसको 50 साल रखो कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और वो बहुत ताकतवर भी है, खाएं तो शाम तक भूख नहीं आती। तो अभी जो हमारे पास अनाज आए थे तो उसमें उन्होंने कहा बुजुर्गों ने गांव में कि इसमें तो कीड़ा लगना शुरू हुआ, और उसमें कुछ वो जहर की पुड़िया डालो तो जाके उसको बचाना है। तो भाई वो पुराना जो अनाज है हमारा, जो घर में भंडारण किया होता था और लकड़ी के डिब्बे थे उनमें था, तो मेरे मन में आया ठीक है ये काम भी करते हैं। तो मैंने सारे जितने मिलेट्स हैं वो इकट्ठे किए, और जब ये खरीफ का सीजन आया तो मैंने सबका सोइंग किया खेतों में। तब तो मेरे को बहुत ही नाराज़ सब लोग हो गए, कि उन्होंने कहा कि सच्ची में पागल हो गया है, क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छी किस्म के बीज आ रहे हैं, हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो बहुत वो। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं हताश भी हो जाता था। पर उसी दौरान मेरे जो कुछ गुरु लोग थे उनसे मुझे अच्छी प्रेरणा मिलती गई, और मैं ये सारा परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूँ, और मैं आगे बढ़ता गया। हम जो आज खा रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे शरीर में ग्लूकोज फ्लड के रूप में रिलीज कर रहा है, और उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या है कि हम जिस दौड़ में जा रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने जितना सब ये यहाँ किया, मैं तो सचमुच में ही काफ़ी हैरान हो गया हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम करना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में ये दर्द होता है, वो ही करते हैं, सब नहीं कर पाते। शायद सोचते तो बहुत लोग हैं, परंतु वो आगे नहीं निकल पाते। आगे तो वही निकलते हैं जिनके मन में इतना दर्द होता है। तो इनके मैं तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे भी बुलाया। दूर बहुत है, क्योंकि मुझे आने में 2 दिन लग रहा है, जाने में 2 दिन लगेंगे, और घर में बहुत पर लेकिन आप यहाँ आए तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा यहाँ आना सफल हुआ, सार्थक रहा? मुझे बहुत अच्छा बच्चों के बीच में बात करना, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगा शायद समय कम था, तो मैं बच्चों को बोलता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा भोजन है हम अच्छा खाएंगे तो हम अपना शरीर तो अच्छा होगा, मगर हम लोग मानसिक तौर से भी स्वस्थ होंगे, हमें जल्दी याद होगा, हम बहुत दिमागी तौर से तेज होंगे, अगर बौद्धिक विकास होगा। अगर हमारा खाना ही अच्छा नहीं है तो फिर हम लोग शारीरिक तौर से तो अस्वस्थ होंगे, मानसिक तौर से भी होंगे। तो ये मेरा नेकराम जी कह रहे हैं कि वो दर्द होना चाहिए, वो टीस होनी चाहिए, जहाँ जिसके टीस होती है वही टीस आपको प्रेरित करती है कि आप कुछ अच्छा करें। तो हालांकि दर्द से लोग परेशान हैं, लेकिन ये दर्द जो है ये बिल्कुल कारगर है, और पवार जी के ये दर्द बार बार उठता रहना चाहिए। ज़रूर, पक्का। मेरा सोच यही है कि जो ज़मीन से उठकर और आकाश की बात करते हैं, उड़ने की बात करते हैं और ताकत के साथ उड़ते हैं, मैं उनको बेहद पसंद करता हूँ। क्योंकि मैं भी जब यहाँ आया तो बार बार धक्के दे के पिताजी ने कहा कि मैं चपरासी हूँ और 30 रुपये तनख्वाह में क्या करूँगा, ना मैं खाने को दे सकता हूँ, न पढ़ने को, न रहने को। हमने कहा ये तीनों नहीं चाहिए, लेकिन हम करके दिखा देंगे। तो ये 30 की बात, हिम्मत की बात और राष्ट्र को कुछ देने की बात और अलग ताकत की बात, आप देखेंगे इन तीनों चारों जो पद्मश्रीज हैं, इनकी पूरी पर्सनालिटी में एक अलग ताकत दिख रही है।
भले ही ये दिखाई नहीं दे रहे हैं या ये वो उसको मॉडर्नाइज अपनी पर्सनालिटी को नहीं बना रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मॉडर्न और मॉडर्नाइज पर्सनालिटी किसी की नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं सर कि आप मॉडर्न बाहर से नहीं, आप मॉडर्न अंदर से होने चाहिए। आपका जो सोच है, आपकी जो विचार हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि लोगों तक दूर तक चाहे आप दिखने में कितने ही सादा और सिंपल नज़र आए। तो पवार सर, 8वां कॉन्वोकेशन आपका आज कैसा देख रहे हैं आप? कितना सफल हुआ है ये, क्योंकि ये सब आए हैं और ये भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर ही रहे हैं। देश ने जिनको सम्मान दिया पद्मश्री, वो आज हमारे बीच थे। विश्वविद्यालय ने एक हाई पावर कमेटी ने आपका चयन किया, आपको हमने निवेदन किया, आपसे हमने आग्रह किया और फिर आप इसमें पधारे मानद लेने के लिए। विश्वविद्यालय के लिए तो गौरव की बात है ही, लेकिन इस समाज और इस पूरी MGRP यूनिवर्सिटी फैमिली के लिए भी प्राउड की बात है कि आप यहाँ आए। और सबसे बड़ी जो एक प्रॉपर डायरेक्शन आज के यंगस्टर को बाहर निकलने के बाद मिलना चाहिए, जिस फील्ड से मिलना चाहिए, जो मैंने कहा कि दीक्षा के बाद में उनको प्रैक्टिकली क्या करना है, सक्सेस कैसे होना है, ये इन आपको निकराम जी को देख के, मैडम को देख के और रोमा जी को देख के और हुसैन बंधुओं को देख करके लगा कि जब मध्यम वर्गीय परिवार के महापुरुष हो सकते हैं, बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, नई चीज़ को ईजाद कर सकते हैं देश में, तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे जिससे हमारा नाम, फेम, ये सब पूरे देश में बढ़े। और मैं देख रहा था कि हर एक बच्चे के चेहरे पर इनको देख करके, इनको मानद जो दी जा रही थी उससे, इनसे मिल करके बेहद अच्छा लग रहा था। मैं समझता हूँ तो हमारी सफलता तो इसी में है कि बच्चों ने आपसे एक कॉन्फिडेंस लिया, बच्चों ने ये तय कर लिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम ताकत से, मेहनत से, इंटेलिजेंस से और सोच लें तो हम आपके जैसे बनेंगे। बात वही कि जहाँ कला है, जहाँ कला के धनी हैं, वहाँ पर प्रशंसा नहीं, उनकी हिम्मत और उनका सपना, उसमें दम होना चाहिए। लोग अपने आप आकर के आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय नाथ मिश्रा के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।